दारू के नशे में धुत होके पूरे होटल में अपना शिकार ढूंढते थे कि कोई लड़की मिल जाए या फिर कोई एक्ट्रेस मिल जाए जिसको वो सेक्सुअली अब्यूज कर सके। जगह का मतलब है कि जंगल, कोई झाड़ी या फिर कोई ऐसा बड़ा पेड़ जिसके पीछे वो जा सके टॉयलेट के लिए। देखिए जो एक्टर दिलीप था एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी था और उसकी ऊपर तक इतनी पकड़ थी। इतना ही नहीं, वुमेन्स के लिए सेट में बेसिक फैसिलिटी जैसे कि टॉयलेट, चेंजिंग रूम ये तक नहीं प्रोवाइड कराए जाते थे और उन्हें अब्यूज कराया था बहुत गंदे तरीके से। देखिए आज से करीब 1 महीना पहले एक रिपोर्ट सामने आई, हेमा कमेटी रिपोर्ट, जिसके सामने आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसी साइड सामने आई जिसके ऊपर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। और इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद लोगों को समझ में आया कि इतनी ग्लैमरस और चमक धमक भरी हुई दुनिया के पीछे कितने लोगों की लाइफ अभी तक खराब हो चुकी। हर रोज हजारों लोग इंडस्ट्री में एक्टर बनने का अपना एक बहुत बड़ा सपना लेकर आते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनको ये सब पाने के लिए या फिर अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ सकता है। ये एक रिपोर्ट ने इतने बड़े बड़े लोगों के नाम एक्सपोज करे जिन्हें लड़कियों को एक्ट्रेस बनाने के नाम पे उनकी लाइफ खराब कर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्या है हेमा कमेटी रिपोर्ट जिसने इतने सारे खुलासे करे और आखिर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा क्या चल रहा था जिसने इतने सारे आर्टिस्ट की लाइफ खराब कर रख दी थी, और इतना सब होने के बाद भी आज तक इतनी चीजें बाहर क्यों नहीं आ पाई। मैं आपको जो भी बातें इस वीडियो में बताऊंगा वो मैंने हेमा कमेटी रिपोर्ट या फिर कुछ न्यूज आर्टिकल से ली है, और इन सब के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए हैं। आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार हेमा कमेटी रिपोर्ट पढ़िए जिससे आपको इस चीज की सीरियसनेस का पता चल सके। देखिए जो हेमा कमेटी रिपोर्ट सामने आई है, ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम इन्वेस्टिगेशन है कि आज किसी ने सोचा कि एक कमेटी बनाते हैं और रिपोर्ट पब्लिश करेंगे या फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी जुड़ी है जो कि शुरू होती है 2017 से। 2017 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अपनी गाड़ी से कहीं जा रही होती है और 5 लोग उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं, उनकी गाड़ी को रोकते हैं और उनका किडनैप करते हैं, और उसके बाद वो 5 लोग मिलके उस एक्ट्रेस का सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं और इन सब चीजों की वो वीडियो पे रिकॉर्ड करते हैं। और ये सब चीजें 2 घंटा चलने के बाद उन एक्ट्रेस को वो 5 लोग मिलके एक डायरेक्टर लाल के घर के पास छोड़ जाते हैं। और ये जो 5 लोग थे, इनने जब उस एक्ट्रेस का किडनैप करा उसमें से एक को उस एक्ट्रेस ने पहचान लिया था जो कि था पल्सर सोनी। वो बहुत सारी सेलिब्रिटीज के लिए एज अ ड्राइवर वर्क करता था और उसी दिन ये सब चीजों की FIR भी दर्ज कर जाती है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा पता नहीं था कि रियल एक्यूज कौन है और ये सब उस एक्ट्रेस के यहाँ क्यों करा गया। FIR होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, और करीब इसी के 1 हफ्ते बाद 23 फरवरी को पल्सर सोनी और एक दूसरा आरोपी जो होता है विजय, वो पुलिस को सरेंडर करते हैं और पुलिस 3 लोगों को पहले ही अरेस्ट कर चुकी थी। इसके बाद 18 अप्रैल 2017 को पुलिस पहली चार्जशीट फाइल करती है और उसमें पल्सर सोनी के अलावा 6 लोग का नाम और लिखा होता है एक्यूज के तौर पे। और अभी तक इस केस में 7 लोग के नाम सामने आ चुके थे जो इस केस में इन्वॉल्व थे और जिसने उस एक्ट्रेस के साथ ये सब कुछ करा था और वीडियो बनाई थी। इन 7 लोग के अलावा जो 8वां नाम सामने आता है वो सबके लिए एक शॉकिंग था, और ये नाम था एक्टर दिलीप का। दिलीप मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जाना माना नाम था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और एक्टर दिलीप और उसके एक दोस्त नादिर साहब से पुलिस घंटों पूछताछ करती है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। और इन्हीं सब इन्वेस्टिगेशन के बीच 10 जुलाई 2017 को SIT एक्टर दिलीप को अरेस्ट कर लेती है। और यहाँ से एक बहुत अजीब सी चीज सामने निकल के आती है कि दिलीप ने ये सब करवाया था, और करवाया भी इसलिए था क्योंकि उसको उस एक्टर से बदला लेना था, और बदले के रूप में ही उसने उसका सेक्सुअल असॉल्ट करवाया, उसकी वीडियो भी बनवाई। और ये बदला लेने की कहानी ये थी कि जो एक्ट्रेस थी वो दिलीप की वाइफ मंजू वारियर की बहुत एक क्लोज फ्रेंड थी, और उसने मंजू वारियर को दिलीप और दूसरी को स्टार काव्या के अफेयर के बारे में बता दिया था। और 2016 में काव्या और दिलीप ने शादी भी कर ली थी, और इसी सब की चिड़ की वजह से उसने उस एक्ट्रेस के साथ ये सब करवाया और उसकी वीडियो बनवाई। हालांकि एक्टर दिलीप अभी भी इस चीज से इनकार करता है कि ये सब चीजें उसके खिलाफ एक साजिश है और एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है। वो एक्ट्रेस के ऊपर ही आरोप लगाता है कि ये सब उसने खुद से क्रिएट करा है ताकि उसको एक फेम मिल सके। और 2018 में दिलीप कोर्ट से अपील करता है कि उसको सेक्सुअल असॉल्ट को वीडियो प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो प्रूव कर सके कि वो इनोसेंट है और ये सब चीजें फेक है और एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है। 2020 में जाके 3 साल के बाद इस केस के कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होते हैं। देखिए जो एक्टर दिलीप था एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी था और उसकी ऊपर तक इतनी पकड़ थी कि जिसके चलते जो एक्ट्रेस थी उसने हाई कोर्ट से अपील करी कि जो इस केस के जज हैं हनी वर्गीस, उनको चेंज करा जाए क्योंकि वो दिलीप के लिए बायस्ड है। लेकिन हाई कोर्ट इस अपील को भी रिजेक्ट कर देता है, और इसके बाद कोर्ट में ऐसे ट्रायल्स चलते रहते हैं और इन्वेस्टिगेशन आगे चलती रहती है। और 10 जनवरी 2022 को जो एक्ट्रेस थी जिसके साथ ये सब हुआ था वो अपने इंस्टाग्राम से एक पोस्ट करती है और लोगों को इसके बारे में बताती है। और ये फर्स्ट टाइम था जब उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील करी थी, और इसके बाद बहुत प्रोमिनेंट एक्टर जो इंडस्ट्री के थे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के, वो सामने आते हैं इनके सपोर्ट में। देखिए तो एक एक्ट्रेस के साथ जो हुआ उसकी कहानी थी, लेकिन जो मलयालम मूवी इंडस्ट्री का दलदल था इतना गहरा और इतना गंदा दलदल था जिसके बारे में जब हेमा कमेटी की रिपोर्ट पिछले महीने सामने आई तब लोगों को समझ में आया। जब 2017 में ये सब केस हुआ था तो एक कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस हेमा कमेटी, जिसके अंदर जस्टिस हेमा, एक्ट्रेस श्रद्धा और एक ब्यूरोक्रेट KB वालसाला कुमारी थी। जस्टिस के हेमा के नाम पे इस कमेटी का नाम पड़ा हेमा कमेटी। और ये कमेटी बनने के बाद ये एक स्टेटमेंट रिलीज करते हैं कि जो भी मलयालम इंडस्ट्री में वुमेन्स काम करती हैं और जिसके साथ भी ये सब हुआ है वो कमेटी के सामने आए और अपनी अपनी जो भी कहानी हुई या उनके साथ जो भी चीजें हुई
वो सब कमेटी को बताएं और प्रॉमिस करते हैं कि ये सब चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और उनकी प्राइवेसी को कुछ भी इससे हार्म नहीं पहुंचेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, करीब 80 वुमेन्स ने आके कमेटी के सामने अपने बयान दिए और अपने साथ जो जो हुआ वो सब चीज़ें कमेटी को बताई। 2019 में कमेटी अपनी 296 पेज की रिपोर्ट सबमिट करती है, लेकिन 5 सालों तक ये रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का काला चिट्ठा रखा हुआ था, वो कहीं सरकारी ऑफिस की अलमारियों में धूल खा रही थी और इसके लिए सरकार को बहुत क्रिटिसाइज भी करा गया, उनको बहुत सारे ताने सहने पड़े और बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट भी करे और आखिर में गवर्नमेंट प्रेशर में आके 19 अगस्त 2024 को इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। इस रिपोर्ट में कहीं कहीं पर वुमेन्स, कहीं पर गर्ल्स शब्द का यूज करा गया है, जिसको देख के लगता है कि शायद माइनर्स जो लड़कियां थी जिनकी एज 18 साल से कम थी, उनके साथ भी हरेसमेंट करा गया। इसके बाद फिर से एक बार मीटू मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। मीटू एक सोशल मूवमेंट है जो कि अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, जब हॉलीवुड में वुमेन्स के साथ या फिर जो एक्ट्रेस और जो भी जूनियर आर्टिस्ट होते थे उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता था, फिर सेक्सुअली उनको हरेस करा जाता था, तो उसके खिलाफ ये मूवमेंट हॉलीवुड से स्टार्ट हुआ था। और 2017 में इंडिया में भी आया था, जब बॉलीवुड में कुछ केसेस सामने आए थे कि वुमेन्स के साथ या फिर जो एक्ट्रेस है और कोई स्टार्स हैं उनके साथ सेक्सुअली हरेसमेंट हो रहा है या फिर उनको सेक्सुअली अब्यूज करा जा रहा है, तो 2017 में इंडिया में भी करा गया था एक बार। और जब ये हेमा कमेटी रिपोर्ट सामने आई मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेके, उसके बाद एक बार फिर से इंटरनेट पे #मीटू ट्रेंड करने लगा और बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट भी करा और मीटू मूवमेंट फिर से एक बार स्टार्ट हुआ इंडिया में। ये मीटू मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि जो भी वुमेन्स के साथ या फिर जो भी लड़की के साथ सेक्सुअली अब्यूज करा जाता है, फिर सेक्सुअली हरेसमेंट करा जाता है, वो सामने आके अपनी स्टोरी बताती है लोगों को, या फिर सोशल मीडिया पे या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म के जरिए, ताकि लोगों को इसके सीरियसनेस के बारे में पता चल सके कि ये कितना गंदा और एक घिनौना काम है। द स्काई इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज विद ट्विंकलिंग स्टार्स एंड अ ब्यूटीफुल मून, बट द साइंटिफिक स्टडी रिवील्स दैट स्टार्स डू नॉट ट्विंकल नॉर द मून इज ब्यूटीफुल। ये लाइंस मैं आपको कोई गूगल से निकाल के नहीं बता रहा हूँ, ये लाइंस हेमा कमेटी की स्टार्टिंग की लाइंस है, जहाँ से ये रिपोर्ट स्टार्ट होती है। और ये लाइंस हमें कुछ बताती हैं कि हमें जो भी अपनी आंखों से दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है, या फिर उसको हमेशा सच मानना जरूरी नहीं है। जैसे हमें मूवी इंडस्ट्री, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या फिर ये मॉलीवुड हो, हमें कितना चमक धमक, कितना ग्लैमरस या फिर इनकी लाइफ कितनी अलग दिखती है, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, ये सब चीजें हमें दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ऐसी डार्क साइड है जो हमें कभी दिखती ही नहीं है, ना हमें कभी देखने दी जाती है। कैमरे के आगे की लाइफ, ब्यूटी, लाइट्स, ये सब वो चीजें हैं जो हमें दिखाई जाती है, बट जो इस कैमरे के पीछे की लाइफ है वो एक बहुत डार्क लाइफ है, जिसके बारे में हेमा कमेटी रिपोर्ट ने डिस्कस करा, जिसके बारे में हमें कहीं पता ही नहीं चल पाता है। हम सिर्फ कैमरे के आगे की ब्यूटी को देखते हैं या फिर ग्लैमर को देखते रह जाते हैं। यही डार्क साइड के बारे में हेमा कमेटी रिपोर्ट ने डिटेल में डिस्कस करा है, जिसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। ये रिपोर्ट में इतनी हॉरिफिक डिटेल्स थी कि जो वुमेन्स या फिर जो एक्टर्स मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में आती थी, उनसे मूवीज में रोल के बदले या फिर जो जूनियर आर्टिस्ट होते थे या फिर जो मेकअप आर्टिस्ट है, ये सब कामों के बदले उनसे सेक्सुअल डिमांड्स करी जाती थी, सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते थे। और कुछ लड़कियों ने तो कमेटी के सामने ये तक कहा कि ये इतना हॉरिफिक एक्सपीरियंस था, फिर इतना डरावना था उनके लिए, और इतनी बेशर्मी से और इतनी ओपनली ये सब चीजें करी जाती थी कि जिसका कोई हद नहीं है। इतना ही नहीं, वुमेन्स के लिए सेट में बेसिक फैसिलिटी जैसे कि टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम, ये तक नहीं प्रोवाइड कराए जाते थे और उन्हें अब्यूज कराया जाता था बहुत गंदे तरीके से। उनको अल्कोहल पीने के लिए तक का फोर्स कराया जाता था और ये उनके लिए इतना डरावना एक्सपीरियंस था कि वो कमेटी के सामने बताते हैं कि वुमेन्स के लिए सेट में टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं थी, जिसके लिए उनको खुद से कोई जगह ढूंढनी पड़ती थी। और यहाँ पर मैं जगह की बात कोई वॉशरूम या फिर कोई पब्लिक टॉयलेट की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जगह का मतलब है कि कोई जंगल, कोई झाड़ी या फिर कोई ऐसा बड़ा पेड़ जिसके पीछे वो जा सके टॉयलेट के लिए। और जब उनको चेंज करने होते थे, ड्रेस वगैरह चेंज करनी होती थी, तो 2 लोग मिलकर कपड़ा पकड़ते थे और उसके पीछे एक लड़की अपने कपड़े चेंज करती थी। आप समझ पा रहे हैं, हम एक ऐसी मूवी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें करोड़ों की फिल्में बनती है, हजारों लोग काम करते हैं, हजारों के कास्ट होते हैं, करोड़ों की पिक्चरें बनाई जाती है, और वहां पर एक बेसिक फैसिलिटी जो किसी भी ह्यूमन के लिए, चाहे वो आदमी हो या फिर औरत हो, उसके लिए टॉयलेट की फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है या फिर एक बेसिक नीड है, और इन मूवी सेट्स में वो तक प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी। यही सब फैसिलिटी ना होने की वजह से जो वुमेन्स थी साइड पे, वो पानी पीने से तक डरती थी कि कहीं पानी पीने के बाद उनको वॉशरूम ना ढूंढना पड़े या फिर टॉयलेट करने के लिए ना जाना पड़े। और ये सब चीजें सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं हो रही थी, असिस्टेंट्स के साथ, हेयर स्टाइलिस्ट जो होती थी, मेकअप आर्टिस्ट जो होते थे, सब लोग ये सब चीजें फेस कर रहे थे। और कुछ सबूत और कुछ बयान तो कमेटी के सामने ऐसे भी आए कि जब मूवी की शूटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो जो एक्टर होते थे, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सब लोग होटल्स लेते थे, होटल्स में ही सारे लोग रुका करते थे। तो रात को जब लड़कियां अपने रूम में अकेले होती थी या फिर जो भी एक्ट्रेस हैं या फिर जूनियर आर्टिस्ट जो हुआ करती, जो मूवी में काम करती, जब वो रात को अपने होटल्स रूम में अकेले हुआ करती, तो ये कुछ डायरेक्टर या फिर कुछ एक्टर्स वगैरह रात को दारू के नशे में धूत होके पूरे होटल में अपना शिकार ढूंढते थे कि कोई लड़की मिल जाए या फिर कोई एक्ट्रेस मिल जाए जिसको वो सेक्सुअली अब्यूज कर सकें या फिर उनसे सेक्स की ओपन डिमांड कर सकें। और वो रात को दारू के नशे में लड़कियों के होटल के रूम इतने जोर से खटखटाते थे कि लड़कियों ने कमेटी के सामने बताया कि उनके लिए इतना डरावना एक्सपीरियंस था कि वो दोबारा उस जगह में कभी जाना नहीं चाहती थी, उस जगह में काम नहीं करना चाहती थी, और कभी कभी बाहर जाती भी थी
तो वो खुद से कोई अपनी होटल फैसिलिटी लेती थी और अपने घर वालों के साथ या फिर जो उनके पेरेंट्स वगैरह थे उनके साथ रुकना प्रेफर करती थी। बहुत सी लड़कियां या फिर जो एक्ट्रेस थी वो कमेटी के सामने अपने बयान देने से या फिर बहुत चीजें बताने से डर रही थी। इसलिए नहीं डर रही थी कि उनको शर्म आ रही थी या ऐसा कुछ भी, बल्कि वो इसलिए डर रही थी कि जो मूवी में बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, अगर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में किसी वुमेन को या फिर एक्ट्रेस को मूवी में कोई रोल दिया जाता था, उससे पहले ही कह दिया जाता था कि उसको एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये जो दो शब्द थे, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज, ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इतने फेमिलियर हो चुके थे कि हर लड़की को और हर एक्ट्रेस को उसके बारे में पता था। और जो सेक्सुअल फेवर्स थे या फिर सेक्स की ओपन डिमांड थी, ये कोई हाई पोजीशन लोग नहीं मांग रहे थे, ये कोई भी हो सकता था, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कोई भी। और अगर किसी वुमेन को या फिर एक्ट्रेस को मूवी इंडस्ट्री में बहुत हाई पोजीशन में जाना था या ऊपर अपना नाम बनाना था, तो उसे ये सब चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती थी। ये सब लोग इतना फेस कर रहे थे, लेकिन किसी को बता नहीं सकते थे, ना पुलिस के पास जा सकते थे, क्योंकि इनको धमकी दी जाती थी कि अगर इनने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करी या फिर उनकी कंप्लेंट करने की कोशिश करी तो उनको इसके अंजाम देखने पड़ सकते हैं। और वुमेन्स और जो भी एक्ट्रेस थी जिनके साथ ये सब चीजें हो रही थी, वो बहुत अच्छी से जानती थी अगर उन्होंने ऐसा कुछ पुलिस के में रिपोर्ट करने का ट्राई करा या फिर कोर्ट में अपील करने की कोशिश करी, तो उनके साथ साथ उनकी फैमिली की लाइफ भी खतरे में आ सकती थी। क्योंकि एक पावरफुल लॉबी, जिसको हम मूवी के माफिया भी कह सकते हैं, वो इसके पीछे काम करती थी और एक बहुत बड़ा लॉबी इसके पीछे था। और ऐसा कहा जाता था कि अगर माफिया किसी से नाराज हो जाए तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते थे, उसको मेंटली हरेस करा जाता था, मेंटली नहीं उसकी लाइफ भी खतरे में आ सकती थी। कमेटी के सामने एक बात और ऐसी सामने आई कि एक बार एक एक्ट्रेस से 17 बार किसिंग सीन रिपीट कराए गए, रिटेक करवाया गया उसका, और लास्ट में उस सीन को मूवी में नहीं डाला। और ऐसा इसलिए कराया गया क्योंकि उसने उस डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट करी थी। ये सब तो बात हो रही थी मेन स्ट्रीम जो एक्टर्स होती हैं, हीरोइंस होती हैं, वो सब की। लेकिन जूनियर आर्टिस्ट की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, उनकी हालत सही बदतर थी। उनको मजदूरों की तरह ट्रीट करा जाता था। आपने देखा होगा जैसे मूवीज में जब पब्लिक सीन्स होते हैं, जब हीरो हीरोइन एक्ट कर रहे होते हैं, तो साइड में पब्लिक का सीन दिखाया जाता है, तो ये पब्लिक सीन शूट करने के लिए भी जूनियर आर्टिस्ट को बुलाया जाता था। और जहाँ पर 100 जूनियर आर्टिस्ट से काम चल सकता था, और वहाँ पर 1000 जूनियर आर्टिस्ट बुलाए जाते थे जिनका वहाँ कुछ भी काम नहीं था, और हजारों में से सिर्फ 100 लोग सिलेक्ट करे जाते थे। और जो 100 सिलेक्ट थे उनको ही फूड पास दिए जाते थे, और बाकियों के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं होती थी, ना उनको खाने की कोई फैसिलिटी, ना उनको बैठने के लिए कोई फैसिलिटी, ना उनको रेस्ट करने दिया जाता था। घंटों घंटों वो धूप में खड़े रहते थे। और जो 100 के अलावा जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए उनको घर तक नहीं जाने दिया था ना, उनको कहा जाता था कि उनको अभी यहीं रुकना है। और वो जूनियर आर्टिस्ट काम के लिए इतने डेस्परेट थे या फिर वो काम की उतनी नीड थी कि वो लोग जाते भी नहीं थे और घंटों घंटों वहीं बैठ रहते थे। उनको 19 घंटे उस सेट में ही रहना पड़ता था। और वुमेन आर्टिस्ट को फिर से वही दो शब्द सुनने को मिलते थे, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज। देखिए, मैं आपको कोई टिपिकल बॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट नहीं सुना रहा हूँ, जिसमें एक आर्टिस्ट होती है जो मूवी में काम करने के लिए स्ट्रगल करती है, सुबह रोज उठती है, भागती है, दौड़ती है, मूवीज में काम करती है, सेट्स में जाती है, ना अच्छे से खाना मिल पाता है, ना पानी मिल पाता है, और सारे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी उससे सेक्सुअल डिमांड्स करते हैं वो उसको डिमांड्स को भी पूरा करती है और कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं थी, ये उन हजारों आर्टिस्ट का स्ट्रगल है जिसको मूवीज में काम करने के लिए या फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बहुत सारे लॉज जैसे कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, सिनेमाज रेगुलेशन एक्ट 1955, ऐसे बहुत सारे लॉज एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये सब सिचुएशन जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हो रही थी उनको हैंडल करने के लिए शायद ये सब लॉज काफी नहीं थे। ये बात हेमा कमेटी ने भी एक्सेप्ट करी, और आईपीसी में भी ऐसे कुछ लॉज हैं जो ऐसी सिचुएशन में पनिशमेंट देने की बात करते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन में पनिशमेंट देते हैं। एक पॉश एक्ट है जो वुमेन्स को वर्क प्लेस में हो रहे सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल हैरेसमेंट से होने से बचाता है। लेकिन जब हम एक्चुअल में इस लॉ को देखते हैं या फिर इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, उसमें खुद हमें एक लूप होल दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो पोस्ट एक्ट था वो वुमेन्स को वर्क प्लेस में सेक्सुअल अब्यूज से या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाता है। लेकिन जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा था वो लड़कियों से सेक्सुअल फेवर्स मूवी इंडस्ट्री में एंट्री करने से पहले ही मांग लेते। जो मैंने आपको वर्ड बताया एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज, ये उनसे एंट्री से पहले ही ये सब चीजें कह दी जाती थी और सेट से बाहर ये सब चीजें करी जाती थी। जैसे आपको मैंने पहले बताया, होटल्स में जब कास्ट रुकता था तो उस टाइम पे ये सब चीजें करी जाती थी। एक वुमेन से सिनेमा में एंट्री करने से पहले ही उससे सेक्स की डिमांड कर दी जाती थी और उन्हें एहसास दिला दिया जाता था कि उनकी सक्सेस की जो सीढ़ी है उसका पहला स्टेप ये माफियाज और जो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये सब चीजें करते थे उनकी बेड से होते हुए गुजरता है। और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो ये चीजें हो रही थी ये किसी भी लड़की के लिए एक डरावने सपने से कम नहीं था, जो एक बहुत बड़ा सपना लेके आती है सिनेमा में कि वो कभी हीरोइन बनेगी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी, स्टार बनेगी, उसके लिए किसी डरावने सपने से बिल्कुल भी कम नहीं था। हेमा कमेटी ने ये सब चीजें देखने के बाद और ऑब्जर्व करने के बाद
बहुत सारे सोल्यूशंस भी दिए, जिसमें से एक सोल्यूशन था कि एक लॉ बनाया जाए और एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो इस सब चीज़ों को देखे, और उन्होंने एक लॉ भी सजेस्ट करा जिसका टाइटल था द केरला सिने एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स रेगुलेशन एक्ट 2020, और इसी लॉ के अंदर एक ट्रिब्यूनल भी सेटअप जो इन सब चीज़ों को हैंडल करे और देखे, और इसी लॉ के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस भी थे कि कैसे ट्रिब्यूनल वर्क करेगा, कौन कौन इसमें होगा, कैसे चेयरमैन अपॉइंट होगा या फिर कौन कौन इस कमेटी का मेंबर बनेगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और ये सब बातें रिपोर्ट में बहुत डिटेल में बताई गई हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इस रिपोर्ट को पढ़ें डिटेल में, ताकि आपको इन सब चीज़ों को समझ में आए और डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। देखिए कैसे 2017 में हुए एक केस ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की इतनी डार्क साइड को, जिसको हम बहुत ग्लैमरस तरीके से जिसको हम बहुत सारी लाइट्स, ब्यूटी, ये सब चीज़ देखते थे, उसकी कैसे एक डार्क साइड को सामने रिवील कर दिया। थैंक यू।